नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 2020 के लिए जैसे कि बैक टू बैक हम आपको पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो कि आपको साइड बाएं बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो प्रश्न देखेंगे जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में जो है वो पूछा था। पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि एक पश्मीना शॉल लगभग कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने के लिए कितने घंटों का समय जो है वो लगता है। प्रश्न में यहाँ पर एक बार बता दूं कि कुल हम यहाँ पर 15 प्रश्न जो है वो देखेंगे, जिनमें से एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। आपने सोच अवश्य लिया होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि जो 6 साधारण स्वेटर हैं इसके बराबर जो है वो गर्म होती है और 250 घंटे जो है वो एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में जो है वो समय लगता है। इसको एकदम रट लीजिए। जब डाटा आपसे पूछा जाता है तो आप अन्य ऑप्शन को देखकर काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये तो इसके संबंध में हो गया साधारण सा इसका उत्तर। अब बात करते हैं इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जहां से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले ये समझिए प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक पश्मीना शॉल है उसके संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है, और वहां पर आपको स्टेटमेंट के तौर पर 4 से 5 कथन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको इसके बारे में सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। तो बात करते हैं जानकारी की। तो एक पश्मीना शॉल जो है आपकी 6 स्वेटर के बराबर तो होती है। तो इससे आपको ये लग रहा होगा कि 6 स्वेटर के बराबर हो सकता बहुत मोटी होती हो, इसीलिए 6 स्वेटर के बराबर होती हो। तो ऐसा नहीं है, इसकी मोटाई बिल्कुल नहीं होती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मोटी नहीं होती है, ये इसकी एक विशेषता होती है। दूसरी चीज इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक पश्मीना शॉल होती है ये एक विशेष प्रकार की जो बकरी होती है उससे जो है वो प्राप्त होती है, और उस विशेष प्रकार की जो बकरी है उसे चांगपा जनजाति के जो के लोग हैं वो जो है पालते हैं, या चांगपा जनजाति कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि चांगपा घुमंतु लोग जो है वो जो ये बकरी है विशेष प्रकार की इसे जो है वो पालते हैं, और इसी के द्वारा पश्मीना शॉल जो है वो प्राप्त की जाती है। इस चांगपा जनजाति के बारे में बात करें तो इसमें या घुमंतु लोग जो है इसमें लगभग 5000 लोग जो है वो रहते हैं। जो विशेष प्रकार की बकरी की मैंने बात की उसकी भौगोलिक स्थिति की यदि बात करें तो वो 5000 मीटर ऊंचाई पर और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है वो रह सकती है। सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में दे रखी हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, और वहीं से आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एक विशेष और चीज यहाँ इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि जो बकरी की मैंने बात की उस एक बकरी के जो है वो 6 बाल एक साधारण जो मनुष्य है उसके सिर के एक बाल के बराबर होता है। तो 6 बाल जो है बकरी के एक बाल के बराबर जो है, यानी कि सिर जो है हमारा उसके एक बाल के बराबर जो है वो होता है। तो उसकी आप मोटाई और पतला जो है उसका अंदाजा इससे जो है वो लगा सकते हैं कि इतनी जो है वो ज्यादा पतली होती है, और यही कारण होता है कि इसे मशीनों के द्वारा जो है वो नहीं बुना जा सकता है, और इसीलिए इसे जो यानी कि जो साधारण पश्मीना शॉल है इसे बुनकर जो है वो हाथ से जो है वो बुनते हैं, और इसीलिए इसमें 250 घंटों का समय जो है वो लगता है। तो साधारण पश्मीना शॉल तैयार करने में 250 घंटे जो है वो लगते हैं। तो ये इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। ध्यान रखिएगा, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न आपका दूसरा कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य क्या है? किसको बढ़ावा देना? पुनर्बलन को, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण, वैयक्तिक भिन्नताओं, या शिक्षार्थी स्वायत्ता। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपको प्रश्न समझना। मैं आपको एक बार प्रश्न समझाता हूं साधारण सी भाषा में। प्रश्न में क्या कह रहा है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है वो एक प्रभावी रूप से कब लागू होगा? जब जो शिक्षक हैं वो बच्चों के ज्ञान को, यानी कि जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है, बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली एक नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। मतलब कि बच्चे को कुछ चीजें पहले से आती हैं, और जो टीचर पढ़ा रहा है वो जो नई चीज पढ़ा रहा है उसको कैसे वो पूर्व ज्ञान से बच्चे के जोड़े, इसके पार्श्व में
जो निहित उद्देश्य है वो किसको बढ़ावा देगा। आई होप आप प्रश्न अब आप समझ गए होंगे। अब आपको उत्तर बताना है। अब तक आपने उत्तर भी अवश्य सोच लिया होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ज्ञान का सह संबंध और स्थानांतरण जो है आपका सही हो जाएगा, जिसमें आप कह सकते हैं कि नवीन जो संकल्पना है उसको बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वो ज्ञान के सह संबंध और स्थानांतरण का जो उद्देश्य है इसको जो है वो पूरा करता है। और इसी प्रक्रिया में जो बच्चे हैं उनके दैनिक जीवन की घटनाओं का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के जो टॉपिक जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे जो है वो जोड़ा जाता है। तो यही आपका जो है वो प्रश्न में पूछा गया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा, कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी जो है उसका आयोजन जो है वो किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सबसे बढ़िया है। प्रश्न बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया है, घुमाया नहीं किया जाता। कि एक विज्ञान प्रदर्शनी उसका आयोजन किया गया था, और आयोजन कुछ भी कराया जाता है तो कहीं ना कहीं कोई एक उद्देश्य होता है। तो आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सबसे बढ़िया होगा, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि अभिभावक जो है उनको संतुष्ट करना। क्या विज्ञान प्रदर्शनी का उद्देश्य हो सकता है? अभिभावक अभिभावक का तात्पर्य माता पिता जो हैं जो देखने आते हैं प्रदर्शनी, आपके जो भी आपके विद्यालय में कोई आयोजन कराया जाता है तो घर से पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो क्या उनको सेटिस्फेक्शन के लिए आपकी विज्ञान प्रदर्शनी कराई गई है। दूसरा कह रहा है कि विभिन्न व्यवसायों के लिए जो विद्यार्थी है उसको अभी से प्रशिक्षित ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो विज्ञान प्रदर्शनी कर रहा है तो उसी से धीरे धीरे वो सीखेगा और आगे जाके नौकरी में भी जो है इसी प्रकार से अपना दिमाग चलाएगा। तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, कि बच्चे जो है वो क्रिएटिविटी सीख सकें, वो एक आप उसे माध्यम उपलब्ध करा रहे हैं। और चौथा कह रहा है कि विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। क्या जो विद्यालय वाले हैं वो चाह रहे हैं कि उनका कॉलेज का नाम फेमस हो जाए। तो चारों में से कौन सा सबसे बढ़िया होगा। आई होप अब तक आपको उत्तर तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, कि जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, यानी कि बच्चे जो हैं क्रिएटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से सीखेंगे, उनके अंदर रचना विचार पैदा होंगे, वही एक मेन उद्देश्य होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा, कांसा ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। अब आपके पास चार कथन है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन किसकी मिश्र धातु होती है, तभी आप इस प्रश्न का जो है वो सही उत्तर दे पाएंगे। कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन है कि कांसा एक जो है वो तत्व है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि कांसा तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है। और चौथा कह रहा है कि कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। आपको छांटना इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि कांसा जो है वो तांबा, जिसे हम कॉपर के नाम से भी जानते हैं, और उसके साथ साथ टिन जो है इसकी एक मिश्र धातु होती है। यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया था, गोल कुंडा जो है उसके मिली जो तोप है उसमें इसका उपयोग किया गया था। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके संबंध में कथन के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और उसके साथ साथ जो कांसा है इसका उपयोग वर्तमान समय में जो बर्तन है, मूर्तियां हैं, उसको बनाने में भी जो है वो किया जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा। प्रश्न आपका पांचवा कह रहा है कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीखता है या सीखती है। चार ऑप्शन है, मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बस आपको यहाँ पर प्रश्न में जो एक की पॉइंट दे रखा है सृजनात्मक, उसको जो है वो पकड़ना है, तब आप इस प्रश्न को कभी भी गलत नहीं करेंगे। सृजनात्मक शिक्षार्थी है यानी कि उसका जो चिंतन है वो अपसारी प्रकार का है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अपसारी चिंतन आपका सही हो जाएगा। अपसारी चिंतन में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो कोई भी चीज आप उसे दें, कोई प्रश्न दें, कोई तथ्य दें, तो वो क्या करे, अपनी ओर से उसमें कुछ जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे, या कह सकते हैं कुछ नवीन तथ्यों का सृजन करे। तो वो नवीन जो तथ्य होता है वही तो आपका सृजनात्मक होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल आपका ऑप्शन डी अपसारी चिंतन जो है वो सही हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर जो दो
चिंतन लिखे हुए हैं, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, ये आपके विज्ञान से दोनों वर्ड लिए गए हैं। अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस आपने अवश्य सुना होगा। अपसारी लेंस में क्या होता है कि उस लेंस पर जब किरणें आकर पड़ती हैं तो वो फैल जाती हैं, तो जो फैल जाती हैं यही चिंतन भी आपका है। यहाँ पर जो चिंतन होता है वो जो क्रिएटिविटी आधारित होता है, यानी कि आपसे यदि मैं कोई चीज पूछूं तो उसके आप अलग अलग उत्तर दें, अलग अलग विचार उत्पन्न करें, कोई एक फिक्स उत्तर ना दें, तो आप इसे अपसारी चिंतन में जो है वो रखते हैं। यही चीज मैं आपसे अभिसारी चिंतन की बात करूं तो आप इसमें कह सकते हैं कि केवल एक ही बिंदु पर आप केंद्रित होकर कोई चिंतन करें, वो आपका अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। इसको आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 10 लोगों से पूछूं, 100 लोगों से पूछूं, सबका उत्तर एक ही होगा। जब उनका जन्म हुआ तो वो सभी लोग वही सन बताएंगे, यानी कि वो आपका अभिसारी चिंतन एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर उन्होंने बताया। अपसारी चिंतन में मैं आपसे पूछूंगा कि अपसारी चिंतन के अंतर्गत महात्मा गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं या उनका स्वभाव कैसा था, तो अगर 10 लोगों से पूछूंगा तो सभी 10 लोग अलग अलग बताएंगे, क्योंकि सबका जो सोचने का नजरिया होता है वो अलग अलग होता है। तो अपसारी चिंतन में आप कह सकते हैं अनेक विचार आते हैं। यही आपका यहाँ पर सृजनात्मकता से जोड़कर प्रश्न जो है वो पूछा गया था। आई होप और ज्यादा आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ कि अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम जो है वो क्या था। प्रश्न आपका पूछा गया है ये एनसीईआरटी से। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है ओमान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या उज्बेकिस्तान, और चारों में से आपको छांटना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड पूछा भी जाता है। तो उज्बेकिस्तान आपका सही हो जाएगा। उज्बेकिस्तान से अलबरूनी जो है वो भारत आया था। और अलबरूनी जो है उसने जो अपनी पुस्तक है उसके बारे में उस समय कैसा उसने देखा था, फील किया था, उसके बारे में भी जो है वो लिखा है। उसमें उसने बताया था कि यहाँ पर बड़े बड़े जो भारी पत्थर होते थे उनको लोहे के जो कुंडे हैं और सरिया है उससे जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरा जो है वो बनाया जाता था। यानी कि उस समय की जो करंट सिचुएशन थी उसको उसने अपनी जो पुस्तक है उसमें जो है वो डिस्क्राइब किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे जो है वो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपर्युक्त पब्लिक स्कूल जो है निम्न में से किसका अनुपालन करता है। 4 ऑप्शन है प्रतिपूरक अधिगम, सतत और व्यापक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा या समवयस्क शिक्षा। आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। प्रश्न तो आपको यहाँ पर पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा, कुछ कठिन नहीं लिखा है। एक बार फिर से मैं सरल तरीके से बता देता हूँ कि एक पब्लिक स्कूल है, उसमें अलग अलग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। उसमें कुछ शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग भी बच्चे हैं, उसी कक्षा में सामान्य बच्चे भी हैं। तो इस प्रकार का जो आप विद्यालय स्कूल देख पा रहे हैं वो किसका अनुपालन कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। प्रश्न आपने बिल्कुल समझ लिया होगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी समावेशी शिक्षा सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा आपने अवश्य पढ़ा होगा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि जो अलग अलग अक्षमता वाले बच्चे हैं उनको जो नियमित कक्षाएं होती हैं उसमें जो अक्षमता वाले बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, उनके साथ बैठाकर साथ मिलाकर जो है वो पढ़ाया जाता है। या कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था होती है उसमें जो असमर्थ बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ जो है वो कराई जाती है। और यही आपका यहाँ पर जो है वो प्रश्न में पूछा गया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए ताकि इसी प्रकार मैं आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराता रहूँ। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां। और एक लाइक तो आपका बनता ही है इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतने सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों पर। प्रश्न आपका यहाँ पर अगला बड़ा है और आपको सबसे पहले प्रश्न समझना है, फिर ऑप्शन को हम समझेंगे। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि घर्षण के विषय में चर्चा करते हुए एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। प्रश्न में क्या कह रहा है कि घर्षण जो है कोई एक विषय है, उसमें जो एक शिक्षिका है वो उस पर
चर्चा कर रही है और उसके लिए उसने अलग अलग उदाहरण दिए हैं। इनमें से कुछ उदाहरण है जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। तो उस जो शिक्षिका है उसने कक्षा में दिए गए जो उदाहरण है वो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला उदाहरण दे रखा है कि हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। दूसरा कह रहा है कि हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। तीसरा कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। और चौथा कह रहा है कि घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो आपको छांटना क्या है, इनमें से सही उदाहरण कौन सा है। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, यानी कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। आपका पहला कथन भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी कथन सही है, चौथा भी सही है, परंतु तीसरा नहीं सही है। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर यदि आप कोई ऊपर चीज को फेंकते हैं तो वो घर्षण के कारण हमारे पास नहीं आती है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे पास आती है। इसीलिए आपका तीसरा कथन घर्षण से संबंधित नहीं है। तो आप देखिए पहला दूसरा चौथा किस में दे रखा है, तो आपका पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि 4, 1 और 2। तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न कह रहा है कि सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे कि समूह चर्चा हो गया, समूह परियोजना हो गया आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन जो है वो कर रही है। प्रश्न को समझिए कि सरिता जो है उसकी शिक्षिका उसे अलग अलग सामूहिक जो गतिविधियों में शामिल करती है, तो वो जो ऐसा कर रही है वो किस आयाम का अनुगमन कर रही है। प्रश्न आपने समझा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, दूसरा कह रहा है कि मनोरंजन द्वारा सीखना, तीसरा कह रहा है कि भाषा निर्देशित सीखना, और चौथा कह रहा है कि प्रतियोगिता आधारित सीखना। आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आपके यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, जैसे कि समूह चर्चा हो गया, समूह परियोजना हो गया, ये सभी आपका सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना के अंतर्गत जो है वो आ जाएंगे। पर इससे फायदा क्या होता है, यानी कि सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखने से तो आप कह सकते हैं जो बच्चे होते हैं उनमें परिपक्वता आती है, यानी कि मैच्योरिटी आती है, और उसके साथ साथ सामाजिक विकास भी जो है वो होता है, जिसे हम सोशल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 10 की तरफ कि उसे चुनिए जो कि अन्य से भिन्न है। कोयला, पेट्रोल, पैराफिन मोम या ग्रीस, इस प्रकार से चार ऑप्शन है और ये प्रश्न आपका पूछा गया है एनसीईआरटी से। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। एनसीईआरटी बेस्ड हम 6 वीडियो में कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो एनसीईआरटी कंप्लीट कोर्स इन 6 वीडियो नाम से एक प्लेलिस्ट है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा एनसीईआरटी 6 वीडियो कोर्स करके सर्च कीजिएगा, तब भी आपको जो है वो मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल जो है वो सही हो जाएगा। पेट्रोल आपका एक तरल ईंधन में आता है, जिसे हम लिक्विड कह सकते हैं, और जबकि आपके कोयला, पैराफिन मोम, ग्रीस, ये सभी आपके ठोस ईंधन के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए आपका बी जो है वो भिन्न में आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 11 की तरफ कि बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ये भी आपका एनसीईआरटी कक्षा 4 में से पूछा गया है। मधुमक्खी पालन से संबंधित वहां पर एक पूरा चैप्टर है, उसके बीच से प्रश्न उठाए गए। अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून या जुलाई से सितंबर। आपको बताना इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर से दिसंबर जो है वो सही हो जाएगा। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी जो है उनके अंडे देने का समय क्या होता है, तो वो भी आप अक्टूबर से दिसंबर ही जो है वो टिक लगाएंगे। और जो मधुमक्खी है इसको जो लीची के फूल होते हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो लुभाते हैं, और जो लीची के फूल होते हैं वो
फरवरी माह में जो है वो उगते हैं। ये सभी लाइन टू लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, तो सभी आपको लाइन टू लाइन ही याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपके ऐसे ही जो है वो पूछे जाते हैं। जो अक्टूबर से दिसंबर है ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो मधुमक्खी है उसके हर छत्ते में एक रानी मक्खी जो कि अंडे देती है और कुछ नर मक्खी जो है वो होती हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न कह रहा है कि एक ही तरह की जो फसल है वो बार बार उगाने और बहुत से जो रसायन है उसके उपयोग करने से जो मिट्टी है, मृदा है, वो कैसी हो जाती है? सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, या उर्वर उपजाऊ बन जाती है, या बंजर हो जाती है, या किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि बंजर जो है वो भूमि हो जाती है एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से। इस समस्या का आप कह सकते हैं समाधान ये हो सकता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सीमित प्रयोग किया जाए, ताकि जो मिट्टी है आपकी, मृदा है, कहीं ना कहीं वो बंजर होने से थोड़ा बहुत बच सके। बाकी उपयोग तो सामान्यतः होता ही है, परंतु जो रसायन है इनका उपयोग कहीं ना कहीं वो जो है वो निगेटिव इफेक्ट जो है वो मृदा पर डालता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13 कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं जो है वो चुनिए। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका मैंने अभी पीछे जिक्र किया था कि आपसे लाइन टू लाइन प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको पता सारी चीजें होनी चाहिए, एक एक डाटा का नंबर तक याद होना चाहिए कि हाथी जो है वो कितने किलो पत्तियां खाता है। जैसे कि 2019 का दिसंबर माह में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखते हैं कथन कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। दूसरा कह रहा है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। तीसरा कह रहा है कि पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। और चौथा कह रहा है कि लकड़ी के फर्श। आपको बताना है कि लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताओं में इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से जो है वो सही होंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इस प्रकार से चार ऑप्शन आपके यहाँ पर दे रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपने उत्तर अवश्य सोच लिया होगा। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही है, चौथा भी सही है, परंतु तीसरा आपका गलत है। तो लेह और लद्दाख क्षेत्र है ये आपके जो भूकंपीय क्षेत्र हैं या जो भूकंप क्षेत्र है उसके अंतर्गत आते हैं। और वहां के लिहाज से आप कह सकते हैं जो पेड़ के तने होते हैं उससे बनी हुई जो लकड़ी है उसकी ढालू छतें होती हैं। यहाँ पर निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है और लकड़ी के फर्श भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सभी विशेषताएं होती हैं सुरक्षा की दृष्टि से, परंतु पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। और एक प्रश्न हम आपसे भी आगे पूछेंगे, और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो। इसके साथ साथ चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे भी वीडियो के इसी प्रकार नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी लिंक मिल जाएगी, वहां से ऐड हो सकते हैं। ये डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर सर्च करके वहां से भी ऐड हो सकते हैं। वहां पर पीडीएफ, नोटिफिकेशन, सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न क्या है कि तरुण भारत संघ नामक जो समूह है वो किससे संबंधित है, ये आपका प्रश्न है। पहला ऑप्शन कह रहा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, पुरानी झीलें पुनः निर्मित करवाने से, विशेष रूप से जो सक्षम बच्चे उनको सिखाने में मदद करने से, या स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरानी झीलें पुनः निर्मित करने से संबंधित जो है वो आपका सही हो जाएगा। जो तरुण भारत संघ है यानी कि तरुण भारत संघ नामक जो समूह है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 30 मई 1975 को जो है वो हुई थी। 30 मई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये जल संरक्षण या वन संरक्षण या वनों को काटने से बचाने के लिए, मुख्यतः तो जल संरक्षण से ही संबंधित था, परंतु अन्य जो कार्य होते हैं सहायता संबंधी उससे भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। तो जल संरक्षण में विशेष इसका योगदान था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो राजेंद्र सिंह जो है वो तरुण भारत संघ के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं और वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं, राजेंद्र सिंह।
तो इसी के साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए आप देख लेते हैं वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी जो है वो दिया गया। चार ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, तीसरा कह रहा है जॉर्ज मिस्ट्रल और चौथा कह रहा है रोनाल्ड रॉस। इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और इसके साथ साथ आपके टोटल कितने प्रश्न यहाँ पर सही हुए वो भी अपना स्कोर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो देखते हैं कितने आपने प्रश्न सही किए हैं और इसका उत्तर आप नाम टाइप करके भी बता सकते हैं या ABCD टाइप करके भी बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न सभी समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।